नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। मेरे साथ है विवेक सिंह। विवेक सिंह भाजपा के नेता हैं और करौली धौलपुर से लोकसभा के चुनाव के लिए दावेदारी जता रहे हैं। एक बिजनेसमैन है, युवा है और अपने समाज और करौली धौलपुर के मतदाताओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या इनका विजन है? अभी तक इन्होंने जो क्षेत्र को घूमकर कौन से मुद्दे सामने लेकर आए? विवेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सर। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या आपका विजन है? सर, जैसा कि हमारे मोदी जी ने इस चीज़ का आगाज़ दिया है कि हम लोगों को विकसित भारत बनाना है, तो अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो इस बजट में मोदी जी ने बताया कि विकसित भारत बनाने के हमारे 4 स्तंभ रहेंगे। और वो 4 स्तंभ हैं, पहला है नारी, दूसरा है युवा, तीसरा है गरीब कल्याण और चौथा है हमारा किसान। तो अगर हम इन 4 जो सेगमेंट है, जो हमारे ये 4 समुदाय हैं, अगर इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे ना तो हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है ना वो जरूर पूर्ण होगा जी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इन 4 जो हमारे समुदाय हैं इनके लिए मैं पुरजोर तरीके से काम करूं, जिसके बेसिस पे मैं करौली और धौलपुर का जो करौली और धौलपुर का जो विकास करने की जो नींव है उसका एक गठन करूं। आपसे शुरुआत सबसे पहले एक मुद्दे की बात करता हूँ। सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले और महिला सशक्तिकरण। युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण। युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण, क्या सोचा आपने इसके बारे में? सर देखिए, हमारे यहाँ जो युवा है यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं और वो पलायन करके कोई दिल्ली जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई सब लोग कहीं जाके कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि स्वयं सहायता ग्रुप, माइक्रो फाइनेंसिंग, अगर इन योजनाओं को धरातल पे इम्प्लीमेंट कर पाए तो मुझे लगता है कि लोगों को, हमारे युवाओं को गांव की गांव में ही रोज़गार मिल जाएगा और उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा और उनकी गांव में ही उनकी आर्थिक आय भी अच्छी हो जाएगी और जो एक फैमिली की सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो भी तो होगी। गांव में क्या रोजगार की है? जैसे कि दूध डेयरी हो सकती है या कुछ और क्या है? सर देखिए, मैं जब अपने इस क्षेत्र में घूमा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि हमारे यहाँ चाहता हूँ कि जो पानी की जो प्रॉब्लम है ना उसको कैसे ना कैसे करके दूर की जाए। जैसे कि हमारे डांग क्षेत्र है, वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको पलायन करके शहरों में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी का अभाव होता है, एक दो लोग घर में रह जाते हैं वहाँ पे। तो अगर हम लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू हम लोग वहाँ पे, और पानी की टंकी हम लोगों ने बना दी और हम पानी पहुँचा पाए उन गाँव में, तो मुझे लगता है एक तो पानी की हमारी समस्या दूर हो जाएगी और ये पानी की समस्या ही हमारी दूर नहीं होगी, इसके साथ साथ हम लोगों को पशुपालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि जो एक आइडिया मेरे दिमाग में है वो ये है कि हमारा जो अमूल था, अमूल का नाम आज की तारीख में हम सब लोग जानते हैं। अमूल जो क्रांति जो चालू हुआ था वो गुजरात से चालू हुआ था, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, और वो कोऑपरेटिव के थ्रू चालू हुआ था और आज एक बहुत बड़ा एक विशाल कोऑपरेटिव बन गया है। और मैं ये मानता हूँ कि दूध की अभी भी कहीं ना कहीं अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन देखें कि जो औसतन एक इंसान हिंदुस्तान के अंदर कितना, हमारे यहाँ कुछ आधा लीटर के करीब हम लोगों का कंजम्पशन रहता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग यूएस में देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो मिल्क की डिमांड है ना, दूध की डिमांड है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस दूध की डिमांड को हम लोग करौली और जो धौलपुर का जो हमारा क्षेत्र है ना, इसको हम लोग एक क्लस्टर में डेवलप कर सकते हैं। गाँव में हम लोग अगर हर परिवार हमको 2 लीटर 3 लीटर या 5 लीटर दूध दे रहा है तो उसको हम गांव के लेवल पे कलेक्ट करेंगे, पंचायत के लेवल पे कलेक्ट करेंगे, फिर एक क्लस्टर बना लेंगे और एक हम लोग इंडस्ट्री सेट करें ताकि हमारी जो मिल्क की सप्लाई है वो पूरे शहरों में हो सके। हम मिल्क के प्रोडक्ट्स बना सके, लाइक पनीर बनाएं, चीज़ बनाएं, और हम लोग करौली धौलपुर के नाम पे एक ब्रांड बना सके, दूध को एक ब्रांड बना सके करौली धौलपुर के नाम पे। इससे हमारे लोकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। पहली चीज़ तो यही हुई। दूसरी चीज़ ये है कि सर हम लोग छोटे लेवल पे मत्स्य पालन कर सकते हैं। आज की तारीख में हम देखा जाए, जैसे जैसे एक देश विकसित बनता है या विकासशील से विकसित होने की प्रगति पे रहता है, तो उसमें प्रोटीन का कंजम्पशन इंक्रीज होता चला जाता है। पहले कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन होता है, फिर वो प्रोटीन होता है। तो अब हमारा प्रोटीन का कंजम्पशन जो है ओवर द ईयर्स ये इंक्रीज हो रहा है, और उसमें जो मछली है ना, उसमें प्रोटीन भी होता है, बहुत अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मछलियों का जो फिश कंजम्पशन है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है।
तो हम लोग मत्स्य पालन को प्रमोट कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हमारा ERCP का प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी, और फिर मत्स्य पालन जो है वो हम एक बड़ी मात्रा में अपने इस एरिया में, क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे दक्षिण भारत में जाएं तो दक्षिण भारत में पथरीला इलाका है, और वो पथरीला इलाका बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमारा धौलपुर में है। धौलपुर में पथरीला इलाका है, तो पथरीले इलाकों में वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दक्षिण भारत में उन्होंने पत्थरों को काट काट के बड़े बड़े टैंक बना दिए हैं, और उन टैंकों में लोग मत्स्य पालन करते हैं। तो ये चीज़ हम अपने धौलपुर के क्षेत्र में कर सकते हैं। काफ़ी सारी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, उस सरकारी ज़मीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई आप इसमें मत्स्य पालन करो, इसी से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। विवेक जी, एक जिले में संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावना है। जी सर, पर्यटन हमारा, जैसे कि आप ये मानिए बीहड़ है, हम लोग हमेशा बीहड़ के बारे में सुनते आए कि चंबल के बीहड़ के बारे में हमने सुना है, लेकिन हम चंबल के बीहड़ को एक हमारा जो है इसको हम लोग एक टूरिज्म बना सकते हैं। चंबल के बीहड़, पहला तो ये है कि इससे हम लोग रूरल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा, हम लोग अगर देखें हमारा कृष्णा सर्किट है, तो हम लोग कृष्णा सर्किट को अगर डेवलप करने पे हम लोग कामयाब रहे ना, तो करौली को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। करौली में उससे बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। एक चीज़ और है सर, जैसे अगर हम राजस्थान के लेवल पे देखें, एक रीजनल लेवल पे देखें, तो कोटा हमारा एक एजुकेशन हब बन चुका है जी। तो करौली धौलपुर एजुकेशन हब नहीं बन सकता क्योंकि अभी, ठीक है, लेकिन हम क्या करें ऐसा करौली में, हम करौली को एक हेल्थ का हब बना सकते हैं। हेल्थ का हब, अगर हम लोग मान लीजिए करौली में अगर हम लोग एक बड़ा हॉस्पिटल लेके आ पाए, तो मुझे लगता है, या एम्स जैसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस लेके आ पाए, तो करौली को हम लोग है ना एक हेल्थ सिटी के, हेल्थ जैसी एक सिटी के रूप में हेल्थ का हब बन सकता है। और यहाँ पे हेल्थ का हब बन जाएगा हमारे यहाँ। फिर एक जो है हमारे यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं, टेम्पल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करौली में आर्थिक उन्नति ला सकते हैं। पर्यटन का हब भी हो सकता है, हेल्थ का हब भी हो सकता है। जी। और अपने जिले में तो जैसे तीर्थ स्थल भी काफी है, कैला देवी, मदन मोहन जी, जी धौलपुर में, जी, इनको कृष्णा सर्किट से जोड़ने के लिए जी। कृष्णा सर्किट जोड़ा जाए तो इसमें अगर पूरा सर्किट अगर हमने बना दिया तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टूरिज्म का प्रमोशन मिलेगा और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे लोकल लेवल पे। एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं सर? एजुकेशन का मेरा ये मानना है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार का पहले हम लोगों ने 2009 में राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट बनाया। तो आज की तारीख में हर बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, बट एक सबसे बड़ा चैलेंज है गुणवत्ता का, कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ की कमी है। और अगर हमारे को क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी है आज की तारीख में, तो उसके लिए हमारे को 360 डिग्री लेवल पे काम करना पड़ेगा। टीचरों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल बच्चे की हमारी प्रोग्रेस मॉनिटर हो। रीजनल लेवल पे हमें पता लगे कि अगर कहीं पे कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या कोई किसी एरिया में बच्चे कमज़ोर हैं, तो उस एरिया के ऊपर हम लोग फोकस कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एजुकेशन में जिन पर विशेष तौर पर काम किया जा सकता है। अच्छा, किसान अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत है, जी, उनके विकास के लिए क्या हो सकता है? सर, किसानों के विकास के लिए तो भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया, मत्स्य पालन हम लोग कर सकते हैं, फिर हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, फिर हम लोग की इंडस्ट्री को, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एक क्या ना, किसान अभी तक सिर्फ और सिर्फ खेती करता है। हम लोग कर लिए इसकी गेहूं की खेती कर ली, या फिर हम लोगों ने सरसों की खेती कर ली। अब हमारे को किसानों को और क्या कर सकते हो आप एग्रीकल्चर में? पशुपालन करिए, जैसे एक और है डेटाबेस, आपके पास कुछ डेटा है जिले के लाभार्थियों के? जी, वो इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनके हिसाब से डेटा है ना। ये एक नया ईंधन है, डेटा इज अ न्यू ऑयल। तो डेटा अगर हमारे पास है, तो डेटा के बेसिस पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंस का यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे पास क्या टैलेंट बेस है, और उस टैलेंट बेस को, किस टाइप का स्किल सेट हमारे युवाओं में है, उसके बेसिस पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अब हमारे को अगर कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो वो कौन सी इंडस्ट्री हो, ठीक है, किस एरिया में किस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, कहाँ पे करना है। अगर लोगों के पास कोई समस्या है कि मान लीजिए कि किसी को पेंशन नहीं मिल रही है,
किसी को केसीसी में लोन नहीं मिल रहा है, किसी को स्टार्टअप इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन नहीं मिल रहा है, तो वो लोन अगर उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं ना, तो ये हम लोगों का दायित्व हो जाता है पॉलिटिशियंस का कि वो सब जो लोगों की समस्या है ना उनको दूर किया जाए। तो डेटा के थ्रू हम लोग ये जो लोगों की रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा काम ही नहीं होगा, तो इस चीज़ को हमें दूर करना है। देखिए सांसद का काम नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी समस्याएं जैसे ड्रेनेज है, शराब है, सड़क है, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मेरा देखिए सर, मैं ये बोलूँगा, हमारा प्रशासन है और जनता है, और जनता जब भी प्रशासन के पास जाती है ना, तो जनता इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाती है कि भाई हमारी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती है। कि अगर कोई आदमी गया और उसको मान लीजिए अपनी किसी भी चीज़ का लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना, तो उसको प्रशासन में इधर जाना है, फिर कोई उधर भेज देगा, फिर उधर भेज देगा, तो आदमी परेशान हो जाता है। फिर थक हार के उसका जो होता है कि अब छोड़ो, मैं नहीं जा रहा। वो हो सकता है कि शायद वो अपना काम ही नहीं कराए। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना सर, लोगों को हमारे पास आएँ, लोग हमें बताएं कि भाई हमारी ये मुद्दा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है, कि मेरे को केसीसी का लोन नहीं मिल रहा है, या मैं अपनी इंडस्ट्री चालू कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए मेरे को बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या कोई और हम उनकी कोई भी समस्या, या हमारी नाली इतने टाइम से खराब ओवरफ्लो कर रही है और इसको कोई नहीं देख रहा है नगर निगम में, तो मैं कहूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अब हम लोग ये सारी चीज़ें हैं ना प्रशासन के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप लोग इन चीज़ों को सॉल्व करके दीजिए। अरे शराब, अवैध शराब कह सकते हैं या शराब की दुकान कह सकते हैं, बहुत केस आ रहे हैं जी जी, के बारे में क्या प्लान रहेगा? सर जैसे मैं धौलपुर के क्षेत्रों में काफ़ी घूमा, तो मैंने ये देखा है लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि गांव-गांव में जितने भी युवा हैं वो आजकल शराब की ग्रस्त में आ चुके हैं, और जो हमारा युवा है वो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है। सर ये तो एक बहुत ही, मेरे को लगता है कि ये दुखद खबर है कि अगर ऐसा हो रहा है, और लोग हर घर में लोग प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी मैं 2 दिन पहले भागीरथपुरा गया था, धौलपुर बाड़ी में एक गांव है, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि सब महिलाएं परेशान थी कि हमारा बताओ लड़का 22 साल का है, कोई 18 साल का है, बच्चे, कि ये इन लोगों की शराब की आदतें नहीं छूट रही हैं, और सब लोग बोल रहे थे कि ये शराब के ठेके बंद होने चाहिए। बट रियलिटी ये है कि शराब के ठेकों को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ पे भी शराब के ऊपर बैन लगाया है वहाँ पे शराब ज़्यादा इलीगली बिकी। हमारे को कुछ ऐसा रेगुलेशन लाना चाहिए जहाँ पे शराब का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे खुद पे ही डिक्रीज़ हो जाए। एज ए एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर हम देखें सिगरेट, तो सिगरेट के ऊपर पिछले 1-1.5 दशकों में सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो शराब है, जो सिगरेट है, वो इतनी महंगी हो गई है कि जो रिसर्च में देखा गया है वो ये हुआ है कि अब लोगों ने सिगरेट का कंजम्पशन कम कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर हम शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दें, और रेगुलेशन जैसे कि अगर 10 किलोमीटर में एक ठेका होगा तो उसको इंक्रीज़ करके 15 किलोमीटर में कर दिया जाए, ताकि थोड़ी एक्सेसिबिलिटी में डिफ़िकल्टी आ जाए, और थोड़ा क्या कहते हैं, फाइनेंशियली भी वो हर किसी को ईजी नहीं पड़े, इतना रीचेबल, तो उसका कंजम्पशन हम धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लाइट सवाल आपसे, संसद में मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे आप? सर मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हमारी 400 पार होंगी, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 1 दशक में जो काम किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट किया है। जितनी भी हमारी योजनाएं, मोदी जी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के इस दुख के बारे में सोचा कि भाई महिलाओं के पास गैस सिलेंडर नहीं है, महिलाएं इनसे लकड़ियों से खाना बना रही हैं, लकड़ियों से खाना बनाने के चक्कर में धुएं से उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो जा रही है। पहले प्रधानमंत्री ने महिलाओं के दुख को सोचा है, पहले प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को सोचा है कि भाई महिलाओं के लिए एक सम्मान की बात है कि घर घर में बाथरूम होना चाहिए। न यानी कितने ऐसे केसेस हुए हैं कि महिलाएं जब ओपन में शौच के लिए गई हैं तो वहाँ पे उनके साथ गलत घटनाएं हो गई हैं। मोदी जी ने उनको एक विश्वास दिया है कि भाई हम लोग आपकी आत्मसम्मान में हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। मोदी जी ने जैसे भ्रूण हत्या होती थी हमारी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना यानी कितनी ऐसी स्कीम लेके आए हैं। तो मोदी जी ने पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट किया। हमेशा जो हम लोग सोचते थे ना कि SC ST और OBC के लोग बिजनेस नहीं कर सकते, मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोला कि नहीं, SC ST OBC के लोग बिजनेस करेंगे। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो पॉलिसी हैं जो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक और SC ST सेंट्रिक हैं कि नहीं आप लोगों को भी बिजनेस करना है, किसी को 5 लाख का लोन चाहिए, किसी को 10 का चाहिए, किसी को 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो लोन मिल रहे हैं आज की तारीख में लोगों को। तो मोदी जी ने लोगों के लिए काम किया है पिछले 10 सालों में, और मेरी उम्मीद है मोदी जी
आगे आने वाले समय में भी लोगों के लिए काम करेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद विवेक सिंह जी आपके लिए बहुत बहुत। थैंक यू सर।